गाइस, वेलकम बैक टू एसएसटी वीडियो ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा और रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन पढ़ी। इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो एक्ट समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हम लोग बहुत सारे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज और लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया पढ़ेंगे। और हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। एंड ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। और एक और टॉपिक रहेगा कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्या है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं सब, स्टूडेंट समझ जाने चाहिए। टॉपिक इतने बड़े नहीं हैं, इतने बड़े दिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। क्या है टॉपिक? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि मिनरल्स के फॉर्म में जो रिसोर्स ऑब्टेन होते हैं, जो प्रोड्यूस रिसोर्सेज होते हैं, जैसे क्रॉप या जो कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट के जो रिसोर्सेज हैं, ये कुछ प्रोसेसिंग के बाद हम जैसे ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। हाँ, और इनको ह्यूमन मानता है कि ये फ्री गिफ्ट्स है, एक नेचर का फ्री गिफ्ट है रिसोर्सेज को। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ समय बाद ह्यूमन जो होता है, कौन? ह्यूमन बीइंग थिंक resource as a nature gift hence use it indiscriminately। यानी उसको एक गलत उससे वो, यानी उसका कोई वो नहीं रहता कि यहाँ पे रुक जाएं, यहाँ पे रुक जाएं, इस रिसोर्स को बस इतना ही हम लोग खर्चा करें, ज़्यादा नहीं। लेकिन वो जब एक बार खर्चा करना शुरू कर देता है तो फिर वो मात्रा नहीं देखते कि हम कितनी मात्रा में इसकी खर्चा कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर। तो अब क्या होता है कि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेड टू सम मेजर प्रॉब्लम, क्या मेजर प्रॉब्लम लेड करते हैं? देखिए, जब भी रिसोर्सेज ख़त्म होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी आसानी से चलेगी। इसका मतलब इसकी मेजर प्रॉब्लम है जो कि हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। देखिए, एक तो पहली बात, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिसोर्सेज इतने कम हो रहे। देखिए, पहला तो रिसोर्सेज का जो यूज़ है रिसोर्सेज का, वो यूज़ हो रहा है। रिसोर्सेज यूज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन ग्रीड फॉर फ्यू। पूरे दुनिया नहीं यूज़ करी, कुछ ही इंडिविजुअल्स हैं जो पूरे रिसोर्सेज को अपनी सेटिस्फाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स। दूसरा क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू। देखिए, जो रिसोर्सेज है अब क्या है, जैसे कि जो अमीर लोग हैं वो, उनके पास पैसा है इसलिए वो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और गरीबों के मुकाबले, क्योंकि उनके पास पैसा है तो रिसोर्सेज खरीद के अपने को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जिससे हमें आगे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। रिसोर्सेज एंड फ्यू हैंड्स। तीसरा जो पॉइंट्स है, जब भी रिसोर्सेज का इसके दुष्प्रभाव भी तो देखने को मिलेंगे। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देंगे, अति कर देंगे उसके, तो अति के दुष्परिणाम भी होते हैं। तो क्या दुष्परिणाम है? अगर इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा रिसोर्सेज का, वो कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को वो करेगा, उभारेगा। वो कौन से? जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनको ये उभारेगा अगर इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का होता रहा। अब एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ये माना जाता है पूरी दुनिया में कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का पूरी दुनिया में, जिससे कि सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस में लोग जी सकें। आज के ट्रेंड के हिसाब से कुछ कंट्रीज
और कुछ इंडिविजुअल्स उन्हीं के जो देश के दुनिया के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है, वो एक एसेंशियल हो चुका है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। अगर हम रिसोर्स की प्लानिंग नहीं करेंगे कि उसको हम कैसे यूज़ करें, तो इससे आने वाला भविष्य भी खतरे में हो सकता है। अब इधर एक टर्म आती है एनसीईआरटी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझ में आता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसे माध्यम से होनी चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट पे कोई दुष्परिणाम न डाले, और जो डेवलपमेंट है आज के समय में वो फ्यूचर जनरेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट एक तो कि आज के समय जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है should take place without damaging environment, should take place without damaging environment। और दूसरा एक है कि जो डेवलपमेंट है इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए फ्यूचर जनरेशन की नीड्स से। मतलब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए क्या, जो कि आज के डेवलपमेंट की वजह से उनको कल को कोई नुकसान न पहुँचे, वैसे एक डेवलपमेंट होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ with the needs of future generation, ये 2 पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में आप लिख के आ जाइएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि रियो डी जेनेरियो समिट होती है कहाँ पे, 1992 में। ये सभी का देखिए, रियो डी जेनेरियो समिट जो होती है ये होती है जून 1992 में। ब्राज़ील की एक जगह है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे 100 राज्यों के जो हेड हैं वो आते हैं एक मीटिंग करने, और ये थी सबसे पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट, पूरे दुनिया की सबसे पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। ये समिट की गई थी कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें उठाना चाहिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए ये लीडर्स असेंबल हुए थे और साइन किया था कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर हर देश अपने अपने कदम उठाएगा। जो रियो कन्वेंशन था वो उसने इंडोर्स किया था द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। इस समिट का मेन मकसद ये था कि हर देश आए, हर देश के प्रतिनिधि आए, अर्जेंट प्रॉब्लम जिस समय हो रही हैं उन पे बात करें, उनको लेकर कुछ सुझाव दें, और जब सुझाव ये सब होने लगा उसी के बाद एक डिक्लेरेशन पे साइन किया जाता है इन 100 देशों के हेड के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर। और इसी समिट में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को भी इंडोर्स किया जाता है, जिस वजह से एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया जाता है ताकि 21st सेंचुरी में हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पा पाएँ। अब एजेंडा 21 क्या होता है, ये 1992 में वर्ल्ड लीडर्स द्वारा यूएन कॉन्फ्रेंस में साइन किया गया था ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, पॉपुलरली नोन एज UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे। ये एक एजेंडा था जिससे कि एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ जो कि पूरे ग्लोब में चल रही है, उससे हम कैसे कॉम्बैट करें, उससे हम कैसे लड़ें। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस एजेंडा का कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है वो अपने क्षेत्र के, जैसे इंडिया में कितने टाइप की गवर्नमेंट, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायती गवर्नमेंट है, हाँ लोकल लेवल की गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो जितने टाइप की गवर्नमेंट है अपने खुद के एजेंडा बनाए ताकि जिससे हम एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज से लड़ सकें। ये कोई एक सरकार का काम नहीं है, अगर कोई देश उसमें तरह तरह के पार्ट है तो उस हर सरकार का काम है कि वो अपने
एजेंडा बनाए इसको लेके और उस पर काम करें। अब इसी के बाद रिसोर्स प्लानिंग आती है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एजेंडा 21, और उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। स्टेप्स पूछे जाते हैं आपसे कि स्टेप्स उठाइए इंडिया से रिलेटेड, क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं रिसोर्स प्लानिंग को लेकर। तो ये टेक्निक पहले आप समझिए रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। इट इज़ अ टेक्निक और ये एक स्ट्रेटजी होती है जिससे कि हम प्रॉपर और जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना है किसका, रिसोर्स का। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर and judicious utilization of, it is a technique, it is a technique of proper and judicious utilization of resources, of proper and judicious utilization of resources, utilization of resources. Resource planning also helps in reducing wastage. देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि जो भी रिसोर्सेस का प्रॉपर और जुडिशियस यूटिलाइज किया जा सके पूरे देश भर में। ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखता है और फ्यूचर को भी कंजर्व करके रखता है। अब रिसोर्स प्लानिंग में 3 स्टेजेस होते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में आइडेंटिफिकेशन की जाती है और देखा जाता है कि उस एरिया में या उस एरिया की इन्वेंट्री में कितने रिसोर्सेस हैं। इसमें सर्वेइंग, मैपिंग, एसेसिंग, इसमें सर्वेइंग की जाती है, उस जगह की मैपिंग की जाती है, उस जगह से क्या क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज निकल रहा है, कितनी क्वांटिटी उस रिसोर्स की निकल रही है, वो देखा जाता है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, and inventory of resources, अब इसी में आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी में इन्वॉल्व होता है क्या? सर्वेइंग, मैपिंग, and assessing the quality and assessing the quality and quantity of resource। तो इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सेकेंड स्टेज में होता है कि डिमांड इन मार्केट क्या है उस रिसोर्स की, इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमी से लेके, इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमी में उसकी, और जो टेक्नोलॉजी है क्या वो अवेलेबल है ताकि हम उस रिसोर्स को डेवलप कर पाएँ। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है? असेसमेंट, डिमांड इन मार्केट को देखा जाता है, डिमांड इन मार्केट। दूसरा क्या? इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमी, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देखा जाता है सेकंड स्टेज में, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब थर्ड स्टेज क्या होता है? थर्ड स्टेज में प्लानिंग होती है रिसोर्स की और उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है एक नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ में। मतलब प्लानिंग फॉर द रिसोर्स एक्सप्लोटेशन,
कि इस रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन ना हो, उसके लिए प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग फॉर रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन। और दूसरा होता है कि कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एन आई मतलब नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, अब इंडिया के उसमें हम समझेंगे कैसे इंडिया में होती है ये रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में होती है जैसे कि राजस्थान और गुजरात में सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा सैंडी एरिया है वो, यानी वहाँ पर रेत ज़्यादा पाई जाती है, तो ज़्यादा गर्मी होती है, हवाएं भी ज़्यादा तेज़ चलती हैं। और राजस्थान तो टूरिज़्म के लिए भी अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास फॉरेस्ट पोटेंशियल है, प्लस वहाँ पे नेचर्स ट्रेल है, और उसके पास वाइल्ड लाइफ पोटेंशियल भी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास हिमालयन रिवर्स भी है, और जो हिमालयन की रिवर्स हैं उनके पास हाइडल एनर्जी पोटेंशियल है कि वो हाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिनरल्स रिच है। तो डिपेंडिंग अब जो गवर्नमेंट होती है वो हर जो रिसोर्स है किस एरिया में पाया जाता है उस पर डिपेंड करके वो डेवलप करती है उन्हीं रिसोर्सेज को। कैसे, जो अब राजस्थान में जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट करने के लिए वो राजस्थान में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करती है, ताकि जो लोग आए उनके लॉजिंग और बोर्डिंग फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर पाएँ। जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स एक टूरिस्ट ट्रेन अभी लॉन्च की गई थी सरकार के उससे, ताकि लोग राजस्थान के अलग अलग जगह पे जा पाएँ बिना किसी उसके। अब लद्दाख को क्या करा है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि लोग वहाँ पे आएँ। अब ये एग्जाम्पल प्रूव करते हैं कि tangible products, intangible aspects like culture, places of worship, scenic beauty, adventure can help developing an area। अब जैसे जैसे लोग किसी जगह को देखने आएंगे तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी तो वहाँ पे सरकार नई नई चीज़ें और ला सकती है, नए नए रोड बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप कर सकती है, जहाँ से वो जगह अपने आप डेवलप होने चाहिए। अब क्या होता है, छत्तीसगढ़ में तो ये तो पता ही होगा, छत्तीसगढ़ में एक मिनरल बेल्ट है, दक्कन प्लेटू, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये भी मिनरल्स मिलते हैं, राजस्थान सोलर एनर्जी के लिए, अरुणाचल प्रदेश हाइडल पावर एंड फॉरेस्ट के लिए फेमस है। यहाँ पे सब रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत ज़्यादा वो पाया जाता है, कोल पाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू में कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है उसका कि छोटा नागपुर प्लेटू में छोटा नागपुर जो प्लेटू है वो एक बेल्ट है, कहाँ कौन कौन से देश में, कौन कौन से प्रदेश में है, झारखंड में है, उड़ीसा में, बंगाल और छत्तीसगढ़, इन 4 प्रदेशों में, इन 4 स्टेट्स में फैला हुआ छोटा नागपुर प्लेटू। इन्हीं में आते हैं ज़्यादातर वो क्या बोलते हैं, कोल इन्हीं से निकाला जाता है। तो क्या किया जाता है, जो रिसोर्सेस होते हैं इसको पहले देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी निकालेगी, क्या उस कोल की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। जैसे मैंने बताया था, क्या पहले उसका सर्वे किया जाता है, क्या सबसे पहले क्या होता है, पहले सर्वे किया जाएगा उस रिसोर्स का कि वो रिसोर्स कितने उसमें पाए, यानी क्या वो रिसोर्स पाया जाता है उसका सर्वे किया जाएगा। फिर उसकी मैपिंग की जाएगी कि कौन कौन से एरिया में उस रिसोर्स पाया जाता है। जैसे छोटा नागपुर बेल्ट में क्या क्या है, झारखंड में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में ऐसा कर लिया गया कि मैपिंग हो गई कि हाँ भैया यहाँ पे कोल पाया जाता है। अब उसका देखा जाएगा कि कितने क्वालिटी में कोल पाया जाता है, यानी कितनी क्या क्वालिटी है उस कोल की और क्या क्वांटिटी है। जैसे कोल की क्या क्वालिटी है, क्या कोल अच्छा है, और उसकी क्वांटिटी यानी कितने क्वांटिटी में है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या किया जाएगा, डिमांड इन मार्केट, कोल की डिमांड इन मार्केट, सप्लाई, भाई बिजली सप्लाई के लिए नॉर्थ स्टेटों में ज़्यादा है डिमांड मार्केट में, और साउथ में, एकदम साउथ में और नॉर्थ में, जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और नीचे से आप लाइए कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे कोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ पे कोई और अदर ऑप्शन नहीं है ऑप्शन, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज़ नहीं करना चाहती, एक तरह से कह सकते हैं। तो कोल वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब क्या कोल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कोल तो इंडिया उसको इंपोर्ट कर सकता है और देशों को बेच सकता है, जैसे अफगानिस्तान, यहाँ पे कोल को बेच सकते हैं, इंडोनेशिया में हम लोग बेच सकते हैं, जिसकी हमें प्रॉफिट ही होगा। और अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है
टेक्नोलॉजी की भी अवेलेबिलिटी कि हम उस कोल से कैसे हम बिजली बनाएंगे, उसकी भी टेक्नोलॉजी चलिए। सेकंड स्टेज भी क्लियर होगा। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लानिंग फॉर रिसोर्स टेक्नोलॉजी। तो उसकी प्लानिंग की जाती है, सबसे ज़रूरी कि कितना क्वांटिटी हमको देना है, कितनी क्वांटिटी हमको हर राज्य को देनी है। जैसे पंजाब की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से कम है, उसका एरिया भी उत्तर प्रदेश से कम है, तो हमको उससे उत्तर प्रदेश से कम बिजली हमको पंजाब को देनी है। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पंजाब को दे रहे हैं, पंजाब को उतनी बिजली की ज़रूरत नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में है। अब दूसरा, कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये तो होता ही है, नेशनल इकोनॉमी में जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं वो सब नेशनल इकोनॉमी के लिए बेनिफिट ही होते हैं, कोई डेप्थ में लेके नहीं जाता किसी भी देश को। अब जैसे कि ये लैंड रिसोर्सेस आता है आपके उसमें एक टॉपिक कि लैंड रिसोर्सेस नाम से। तो लैंड रिसोर्सेस का मतलब होता है कि जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, जो कि लिथोस्फीयर होता है, सॉलिड पोर्शन को अर्थ के उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लैंड रिसोर्सेस। जैसे सॉलिड लैंड जो होती है अर्थ में, जो कि लिथोस्फीयर कही जाती है, उसी को हम लैंड रिसोर्सेस कहते हैं। जो फीचर होता है लैंड रिसोर्सेस के, वो होते हैं, ये एक बेसिक रिसोर्स होता है जिसपे मैन लिव करता है एंड परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। इसके क्या क्या वो होते हैं, मैन इज बेसिकली डिपेंड ऑन इट, मैन इज बेसिकली डिपेंड ऑन इट, मैन इज बेसिकली डिपेंड ऑन इट बिकॉज, क्योंकि इंसान अपने ज़्यादातर जीवन और परफॉर्म करता जाता है एक्टिविटी कहाँ पे, लैंड ही पे रहते हैं। आप आसमान में जाके कार नहीं उड़ाते। अब लैंड जो है वो इट प्रोवाइड स्पेस फॉर प्लांट, प्रोवाइड बेस फॉर प्लांट, ये भी लैंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी हम लैंड पर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद लैंड इज सोर्स फॉर सॉइल्स एंड मिनरल्स, ये भी लैंड का वो है। तीसरा, चौथा, पांचवा, लैंड इज एसेट ओवर वेरियस पॉलिटिकल पावर्स है फॉट इन पावर, जैसे बहुत सारे। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया के पास कितने स्क्वायर किलोमीटर की लैंड है, 3.28 मिलियन। पूछ लेता है कभी कभी कि इंडिया कितना ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद वेरियस यूज है लैंड के, जैसे कि लैंड के वेरियस एस्पेक्ट्स भी हैं जिससे रिलीफ मिलता है लोग को। जैसे कि एक तो प्लेन्स जो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लेटूज जहाँ पे मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल जहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन्स जो कि सॉफ्ट वो ट्रीज प्रोवाइड करती है, हर्ब्स होता है, स्टोर हाउस वाटर के होते हैं, सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर। ये सब जो होते हैं सब अफेक्ट करते हैं किसी तरह एक देश के क्लाइमेट को। अब प्लेन्स हमारे यहाँ 43% है, माउंटेन्स इंडिया में जो प्लेन्स हैं वो हैं 43%, प्लेन्स हैं 43%, माउंटेन्स हैं 30% और प्लेटूज हैं 27%। अब लैंड यूटिलाइजेशन, जैसे कि बहुत सारे लैंड को यूटिलाइज करने के बहुत सारे वो तरीके होते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे पहला होता है नेट सोन एरिया, दूसरा होता है फॉरेस्ट, तीसरा होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे, और पांचवा होता है फैलो लैंड्स होता है। और उसके बाद बस ये होते हैं टाइप्स ऑफ लैंड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ज़रा डीप में कि क्या क्या इनका मतलब होता है, कि लैंड यूटिलाइजेशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, अब जैसे कि पहला होता है फॉरेस्ट, एनसीईआरटी के हिसाब से पूछना है, पहला होगा आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड यूज होती है इंडिया में, इसमें फर्स्ट में लिखा गया, लेकिन ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड यूज होती है इंडिया में, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। 33% ऑफ द एरिया शुड बी, देखिए जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी 1952 में, ये कहते हैं कि 33% एरिया हमें होना ही चाहिए उसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर होना ही चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की कहती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मेंटेन इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल बैलेंस, मेंटेन इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल बैलेंस, बस इसके लिए फॉरेस्ट वो यूज़ होता है, सस्टेनेबल बैलेंस। अब दूसरे टाइप की जो लैंड है वो कौन सी टाइप की लैंड है, वो है लैंड नॉट हेल्दी फॉर कल्टीवेशन। एक होती है बैरन एंड वेस्ट लैंड, पहला हम पढ़ेंगे बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड, अब ये क्या होती है? बैरन एंड वेस्ट लैंड ये एक टाइप की लैंड होती है जो कि इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव लैंड है, जैसे कि सैंडी वेस्ट, मार्शेस, रॉकी एंड स्नो कवर्ड सरफेसेस, स्टीप स्लोप, ये सब ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव लैंड है, यानी इससे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव वो है। इसके एग्जांपल बहुत इजी है, जैसे आप पहाड़ों पे चले जाइए, पहाड़ों पर पार होगा वो पेड़ उगा सकते हैं पत्थरों के बीच में, नहीं ना, तो ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव लैंड होती है, प्रोडक्टिव लैंड होती है। अब दूसरा इसी में लैंड आती है जिसका नाम होता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर, जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री जो लैंड दे दी जाती हैं ये थोड़ी इकोनॉमिकली बेनिफिट होती हैं, क्योंकि बिल्डिंग बनाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, रोड बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, जैसे म्यूजियम, सबसे इकोनॉमिक बेनिफिट होता रहता है। तो जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए लैंड दी जाती है वो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़। नॉन एग्रीकल्चर में वही बिल्डिंग है, बस लिख दो ताकि बिल्डिंग है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, नॉन एग्रीकल्चरल। अब एक और चौथी टाइप की लैंड कौन सी होती है? एक होती है परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड होती है कि ये वास्ट कैटल पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, जैसे कि कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे काउस, बॉस, इन सबको घास वास चलनी होती है, तो इसके लिए यूज़ होती है परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड को कहते हैं, ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे हम उनको ग्रेज कर सकें खाना वाना खिलाने के लिए। दूसरी टाइप की होती है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे कि ये नेक्स्ट जोन एरिया में नहीं आती, जस्ट फॉर ट्री प्लांटेशन फार्मर, जैसे बहुत सारे ट्री जैसे ऑर्किड्स और चार्ट्स या क्रॉप्स को उगाने के लिए जो लैंड यूज़ होती है मिसलेनियस, वो भी जो अलग अलग टाइप की होता है, जिनका साल भर लग जाता है उगने में, उनको हम इसके अंदर लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट जोन एरिया वाले में नहीं लेते। एक होती है कल्चरेबल लैंड, एक तो पहले होगी लैंड अंडर मेसिलेनस ट्री क्रॉप्स, ट्री क्रॉप्स। एक और होती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये लैंड होती है अनकल्टिवेटेड फॉर देन 5, जो कि कोई भी ज़मीन जो कि 5 साल से ज़्यादा, 5 एग्रीकल्चर ईयर से ज़्यादा, मतलब 5 एग्रीकल्चर ईयर कौन से हो गए? 5 खेती के क्या बोलते हैं जो आता नहीं राबी खबीज, एक वो पूरा एक वो होता है कि इसमें खेती होगी, इसमें खेती होगी, तो 5 अगर इससे ज़्यादा कोई लैंड अनकल्टिवेटेड रह जाती है उसको आप छोड़ देंगे तो आप उसको कहेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। 5 साल 5 एग्रीकल्चर ईयर, 5 साल में 5 एग्रीकल्चर ईयर से अगर हम उसको छोड़ दें तो हम उसको कहेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। फिर आता है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है करंट फैलो लैंड, जो कि फार्मर ने अनकल्टिवेटेड रख दी है फॉर फ्यू मंथ्स, या तो एक एग्रीकल्चर ईयर से, तो उसको फैलो लैंड कहेंगे। दो अदर देन करंट फैलो लैंड होती है वो जो फार्मर ने लेफ्ट कर दिया अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर से। जो 5 से ज़्यादा कर दे उसको कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो 1 से 5 के बीच करे उसको अदर देन करंट फैलो लैंड कहते हैं, और जो 1 या कुछ महीनों के लिए करे वो होता है करंट फैलो लैंड। फैलो लैंड होता है कि ये एक तरह की एग्रीकल्चर लैंड होती है जो कि अनकल्टिवेटेड रख दी जाती है फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स के लिए बिगेनिंग, ताकि इसमें सॉइल फर्टिलिटी वापस आ जाए, परसेंटेज ऑफ, ठीक है, इसको इसलिए किया जाता है ताकि हम वापस से इसमें वो लगा पाएँ, इसकी सॉइल की फर्टिलिटी वापस ला पाए। अब आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया होता है जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, सिंपल बात है, एन एस से मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, जहाँ से इकोनॉमिक हमको डेवलपमेंट मिल रहा है खेती से, तो वो होता है नेट सोन एरिया। तो इजी टॉपिक। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, बहुत फिजिकल फैक्टर्स होते हैं इंडिया में, जो लैंड यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे होती है। तो टोपोग्राफी देखी जाएगी, क्लाइमेट देखा जाएगा, सॉइल टाइप देखी जाएगी, उसके बाद ह्यूमन फैक्टर भी हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, कल्चर ट्रेडिशन क्या है उस लैंड को लेकर। तो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया थोड़ा सा वैसा ही है, जो कि फिजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है और थोड़ा बहुत इन फैक्टरों पे भी डिपेंड करता है।
लैंड इंटीग्रेशन, ये सॉइल मजासी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नहीं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, लैंड यूटिलाइजेशन उनके पार्ट्स पढ़े, लैंड यूटिलाइजेशन टाइप, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं, एजेंडा 21 और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये सब आज हमने पढ़ा। अब अगले से पूरा चैप्टर खत्म होगी, जिसमें सॉइल आएगा, कितने प्रकार के सॉइल होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, और सॉइल कंजर्वेशन कैसे हम कर सकते हैं।